मुझे ये जो डायमेंशंस थे यहाँ पर फाइंड करने थे, ये मुझे ग्राफ की मदद से मिलते हैं। यहाँ पर मैंने मेरा फेज़र बनाया है, जो मैंने थियरी में पढ़ा था वो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है एंड देखो वैसा ही मिला है। पिछले 3 साल मेरे लाइफ के एसी सर्किट्स के साथ ही निकले हैं इन फिज़िक्स लेबोरेटरी एंड यही रीज़न है मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ऑन एसी सर्किट्स। एंड ये प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इस टर्म की बुक में तो ये मीनिंग है बट रियल लाइफ फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, ये सर्किट एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ आ जाएगा एसी सर्किट्स का, फिर आपको किताब की भाषा काफ़ी आसान एंड हल्की ही लगेगी। एंड दैट्स इट। प्लेलिस्ट में कुछ 15 से 20 वीडियोस हैं एंड अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम देने चले जाना, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड ये प्लेलिस्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड के हों, बिकॉज आई फॉलो फिजिक्स एंड दैट्स इट। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के अंदर आता है हमारा एलआर सर्किट और सीआर सर्किट। पिछली वीडियो थी जो हमारी वो थी फाउंडेशन, इस वीडियो की फाउंडेशन नहीं बट पूरे चैप्टर की फाउंडेशन। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा FY BSc का जर्नल भी शेयर करूंगा जहां पर हम रियल में यूजिंग अ कंपास फेज़र बनाया करते थे। ओके, सो रियल एक्सपेरिमेंट भी मैं ये सब कर चुका हूँ। मैं फर्स्ट प्लेलिस्ट से कह रहा हूँ कि एसी सर्किट्स के साथ 3 साल गुजारे हैं, तो हाँ वो सच है। ओके, सो यहाँ पर जर्नल ही चिपका दिया है मैंने पूरा। सो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था अगर मैं एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ एक एसी सर्किट में, या फिर एक इंडक्टर कनेक्ट कर देता हूँ एक एसी सर्किट में, ओके, जहाँ पर जस्ट एक एसी वोल्टेज है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इन केस ऑफ अ रेजिस्टर तो मेरा वोल्टेज और करंट होता था सेम फेस में, यानी कि जो फेस डिफरेंस था वो कितना था, फेस डिफरेंस था 0। फेस डिफरेंस कितना था, फेस डिफरेंस था 0। बट अगर वही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ मेरे इंडक्टर के केस में, तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और जो करंट इन द सर्किट है दोनों में एक फेस डिफरेंस आ जाता था 90 डिग्रीज़ का। तो यही चीज़ें आज हम यूज़ करेंगे, बिकॉज आज जैसे हमारा फॉर एग्जांपल सर्किट है एलआर सर्किट, तो उसमें इंडक्टर भी है रेजिस्टर भी है, तो मुझे पता है इंडक्टर सेपरेटली ऐसे बिहेव करता है, मुझे पता है रेजिस्टर सेपरेटली ऐसे बिहेव करता है, तो अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। सो आई होप ये आपको पता है। अगर ये पता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एलआर सर्किट। अब यहाँ पर जैसे हम हमेशा वोल्टेज और करंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं, वापस आज करेंगे, तो मुझे सिर्फ ये बात बताओ सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है कि करंट सेम होता है? तो मेरे हिसाब से आपको आंसर पता होना चाहिए कि करंट सेम होता है सीरीज सर्किट में, यानी कि करंट अक्रॉस R एंड L इज सेम। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेट I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ओमेगा t बी द अप्लाइड करंट और बी द करंट इन द सर्किट, राइट, बिकॉज वोल्टेज तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर वोल्टेज की मैं बात करूँ तो मुझे पता है ER के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, मुझे पता है EL यानी कि L के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब आप लोग बोलोगे कैसे पता है, तो वही तो था पिछली पूरी वीडियो हमारी वही थी। तो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R, सो दैट इज E0 ऑफ कोर्स अक्रॉस R साइन ऑफ ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई पूछ सकता है कैसे किया, तो मुझे पता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो पीक वैल्यू ही आती है, राइट, हमारे तो जैसे x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, तो a इज एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर पहला तो एम्पलीट्यूड ही आएगा जो भी टर्म रहे। एंड सेकेंड टर्म फेज होता है, तो यहाँ पर हमें पता था रेजिस्टर के केस में फेज सेम है, राइट, जो फेज इसका है वही फेज इसका है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी। बट इंडक्टर के केस में मुझे पता है जो करंट का फेज है, जो मेरा करंट का फेज है उसमें मुझे प्लस 90 करना पड़ेगा। ओके, यही तो सब हमने देखा था, तो दैट्स इट, वही यहाँ पर हम करेंगे। सो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो यहाँ पर पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर एंड साइन ऑफ जितना करंट का फेज है उसमें ऐड कर दूंगा 90 डिग्री। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिंपल है काफ़ी, पिछले वीडियो का पूरा सारांश ही है। सो दैट्स इट। अब मुझे फाइनल वोल्टेज फाइंड करनी है, करंट तो मुझे पता है, करंट की तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास,
अगर फाइनल वोल्टेज फाइंड करनी है तो क्या इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं? सो आंसर है नहीं, डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इतना भी सर्किट सिंपल नहीं होता है। ओके, तो हमें फिज़िक्स ही यूज़ करनी है। अभी फिज़िक्स कैसे यूज़ करें? तो बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेक्टर, वाई वेक्टर, बिकॉज एसी सर्किट क्या है, एसी सर्किट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर किसी चीज़ को डायरेक्शन है और अगर उसका डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करता हूँ, जैसे यहाँ किया था मैंने, तो वो बात तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शनल वेक्टर्स जिसको हम कहते हैं फेजर्स। तो यहाँ फेज़र डायग्राम कैसा बनेगा इस सर्किट का, हमारे एलआर सर्किट का फेज़र डायग्राम कैसा बनेगा? तो मुझे पता है, अभी यहाँ पर मैं वोल्टेज का फेज़र डायग्राम बनाता हूँ। ओके, वोल्टेज का फेज़र डायग्राम, तो मुझे पता है वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगी वो रहेगी करंट के फेज़ में। अज्यूम करो करंट का ये है फेज़, बिकॉज रेजिस्टर और करंट दोनों सेम फेज़ में रहते हैं, दोनों का वोल्टेज और करंट। तो ये अगर करंट का फेज़ है तो वोल्टेज का फेज़ भी यहाँ रहेगा। मुझे पता है इंडक्टर का जो वोल्टेज का फेज़र है वो होगा 90 डिग्री पे, तो बना दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री पे। सो ये हो जाएगा V0 अक्रॉस L, दैट्स इट। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर उस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट निकलेगा बीच से। रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा बीच से। सो यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, अब डायरेक्टली ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड दैट्स इट। अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा? V0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वही हम करेंगे अगले इक्वेशन में। सो जो मेरा V0 का स्क्वायर है इस इक्वल टू V0 अक्रॉस L का स्क्वायर प्लस V0 अक्रॉस R का स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट ये इक्वेशंस ऐड कर देंगे, बट नहीं, ये इक्वेशंस आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे सर आप आधे वीडियो में ई लिखते हो, आधे वीडियो में वो लिखते हो, तो मैं उनके लिए वापस लिख देता हूँ। सो यहाँ पर आप जस्ट ओम्स लॉ वाली फॉर्मूलाज यूज़ करनी है हमें। ओके, मुझे पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू दी आई आर या फिर E इज इक्वल्स टू दी आई आर। तो अगर यहाँ पर मेरे पास है E0 अक्रॉस L और यहाँ पर है E0 अक्रॉस R, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सिंपली आई आर एंड यहाँ पर आ जाएगा I टाइम्स ऑफ XL, राइट। जहाँ पर रेजिस्टेंस होता था वहाँ उसके जगह जस्ट रिएक्टेंस लिखते थे, एंड इसके जगह कुछ भी इनपुट नहीं डालूंगा मैं, बिकॉज ये तो मुझे फाइंड करना है, मुझे वोल्टेज ही तो फाइंड करना है। सो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरा आ जाएगा I का स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर एंड मेरा R का स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये भी पीक वैल्यूज़ हैं तो ये भी पीक वैल्यूज़ होगा। I0 स्क्वायर कॉमन, यहाँ मिलेगा XL का स्क्वायर प्लस यहाँ पर R का स्क्वायर, यहाँ पर E0 का स्क्वायर। सो फाइनली E0 इज इक्वल्स टू दी I0, रूट के अंदर आ जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, एंड इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं Z। इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? Z। Z एक नया टर्म है, अगर आपको पता हो जो XL होता था हमारा या जो हमारा XC होता था, इनको हम कहते थे रिएक्टेंस, इनको हम क्या कहते थे? रिएक्टेंस। बट हमारा Z जो है, Z को हम कहते हैं इम्पीडेंस। वाई इम्पीडेंस, इस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए हैं वापस से, रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस वर्सेस इम्पीडेंस। तो एक बार वो वीडियो जस्ट आप देख लें, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला? मुझे कंक्लूजन, फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिली? फाइनल इक्वेशन मुझे मिली E0 इज इक्वल्स टू दी I0 टाइम्स ऑफ Z। ओके, या फिर E इज इक्वल्स टू दी, जैसे भी लिख सकते हैं, E के फॉर्म में भी, यहाँ पीक वैल्यू के फॉर्म में भी। और फाइनल फेज़र मुझे क्या मिला यहाँ पर? सो फेज़र मिला मुझे, रेजिस्टेंस की वोल्टेज मेरी यहाँ पर थी, ओके, V अक्रॉस R, एंड V अक्रॉस L मेरी यहाँ पर थी। ओके, टेढ़ा बन गया है बट नो डाउट, बट जो मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज है वो मुझे यहाँ पर मिला। ओके, तो अब मैं कह सकता हूँ जो आइडियल केस हमने पढ़ा था, आइडियल केस में कैसे था? आइडियल केस में रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर है तो इंडक्टर की वोल्टेज यहाँ पर रहेगी, बट अब मुझे रिजल्टेंट मिला कहाँ पे? तो रिजल्टेंट मुझे मिला कुछ इस जगह पे, यानी कि थोड़ा सा तो अब फ़र्क आ चुका है। यानी कि अगर करंट अब इस फेज़ में है तो मेरा वोल्टेज इस फेज़ में रहेगा। अब आप लोग बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप? तो बेसिकली अगर मैं फिर आपको लास्ट वीडियो पे लेके जाऊं, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है, जिसमें वोल्टेज करंट से आगे है, राइट। ये हमने देखा था, वोल्टेज करंट से आगे है विथ अ फेज़ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। जब मेरे पास सिर्फ इंडक्टर था
बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी भी वोल्टेज करंट से आगे है बट 90 डिग्री से आगे नहीं है। देखो अगर 90 डिग्री से आगे होती तो कुछ ऐसा बनता, बट फाई एंगल से आगे है, यानी कि बिकॉज मैंने रेजिस्टर भी यूज़ किया है इसी सर्किट में तो थोड़ा सा तो फ़र्क यहाँ पर पड़ गया। सो जो मेरा फाइनल फेज़र मिलता है हमें कुछ ऐसा यहाँ पर मिलता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट। अगर आपको इस टॉपिक में से कुछ याद रखना है तो आपको याद रखना है रिजल्टेंट इक्वेशन, रिजल्टेंट फेज़र डायग्राम, रिजल्टेंट फेज़र डायग्राम। इसी को आप बना सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के टर्म में, जहाँ पर ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हुआ करता था XL, याद है, तो ये मिलेगा मुझे Z। सो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं tan of phi इज इक्वल्स टू द ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फेस एंगल, इसको बोलते हैं, और ये होता है हमारा फेस। ये भी फेस एंगल ही है, tan of थीटा हम यहाँ पर यूजुअली अप्लाई करते हैं। ओके, सो दैट्स इट। एंड यहाँ पर ये अगर आप कॉस्ट ऑफ फाई अप्लाई करें, जो आगे चल के हम करेंगे पावर फैक्टर के टर्म पे, तो वो कुछ मिल जाता है ऐसा, जहाँ पर Z खुद क्या है, तो Z है हमारा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, सो बस यही आपको याद रखना है यहाँ से। अब सर्किट चलो एक बार देख लेते हैं लैब्स में ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। ओके, अब लैब में देखो यहाँ पर आपने डायग्राम कैसा बनाया था, यहाँ इंडक्टर बना दिया, यहाँ रेजिस्टर बना दिया, यहाँ आपने सर्किट बना दिया, राइट। तो अभी आप एक्चुअल लाइफ में रेजिस्टर को लेके क्या ये साइन डिनोट करती है हमारा AC वोल्टेज, राइट। तो आप क्या रेजिस्टर लेकर के डायरेक्ट मेन सप्लाई में डाल दोगे घर के, नहीं, तो हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एक प्लग लगा होगा 3 पिन, वो 3 पिन प्लग जाएगा हमारे घर पे, एंड यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज डाउन होगी। ये दोनों यहाँ पर देखो सीरीज़ में लगाया है, एम मीटर भी सीरीज़ में लगाते हैं, तो ये तीनों आपस में सीरीज़ में है। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देखो यहाँ पर पैरेलल लगाया है। तो बेसिकली एम मीटर से एक वायर निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से एक वायर निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से एक वायर निकल के वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से एम मीटर में, एंड यहाँ से ट्रांसफार्मर की दोनों वायर इस कनेक्शन पे आएगी। सो आप लोग सोच रहे होंगे, आपने यहाँ पर कहा था रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, आप यहाँ पर पूरा का पूरा बॉक्स लेकर के आ गए। यस, हम पूरा बॉक्स लेकर के आए हैं बिकॉज हमको रेजिस्टेंस वेरी करना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स आप लोगों ने किया है 11th-12th में। 12th स्टैंडर्ड में तो 4 एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू निकालते जाएंगे तो वहाँ से रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, एंड वही हम करेंगे इस सर्किट में। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज करता हुआ गया हूँ, अगर आपको ध्यान से देखो तो पूरे रेजिस्टेंस में चेंज करता हुआ गया हूँ, एंड देन उस रेजिस्टेंस चेंज करूँगा तो करंट चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो मेरा इम्पीडेंस चेंज होगा। देन यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है R का स्क्वायर वर्सेस Z के स्क्वायर का। अब ग्राफ क्यों बनाया है, ये दूसरे चैनल पे BSc की वीडियो में है, 11th-12th वालों के लिए काम में नहीं है। काट साट के मुझे ये जो डायमेंशंस थे यहाँ पर फाइंड करने थे, ये मुझे ग्राफ की मदद से मिलते हैं। यहाँ पर मैंने मेरा फेज़र बनाया है, जो मैंने थियरी में पढ़ा था वो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, एंड देखो वैसा ही मिला है, वैसा ही मिला है। फेस डिफरेंस 90 डिग्री का नहीं है, इंक्लिनेशन है यहाँ पर, राइट। ऐसा ही मैंने बताया था पीछे भी। सो समवॉट नहीं, एकदम परफेक्ट मिला है। टीचर की साइन भी है, ओके, यहाँ पर टीचर की साइन भी है ठीक है। सो ये सर्किट है LR सर्किट। बढ़ते हैं CR सर्किट की तरफ। सो CR सर्किट में थियरी कुछ ऐसे लगेगी, अगर रेजिस्टेंस है मेरा सिर्फ यहाँ पर, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है मेरा, तो अगेन करंट और वोल्टेज रहेंगे सेम फेज में। बट अगर यहाँ पर लगाया मैंने कैपेसिटर, अगर यहाँ पर लगाया मैंने कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाती है कम। ओके, कितनी कम, 90 डिग्री, यानी कि V लैग्स I बाय 90 डिग्री अगर प्योर कैपेसिटर है तो, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। और यहाँ पर तो ये लोग हमेशा सेम फेज में ही रहेंगे, तो यहाँ पर भी सेम वही स्टेप, करंट सेम होता है यहाँ पर। सो लेट I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ओमेगा t बी द अप्लाइड करंट। सो वोल्टेज अक्रॉस R क्या मिलेगी, सो वो होगी पीक वैल्यू अक्रॉस R टाइम साइन ऑफ ओमेगा t। कोई पूछ सकता है साइन ऑफ ओमेगा t कैसे, तो सेम फेज है, अभी अभी बताया पीछे, सेम फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0। एंड यहाँ पर अब आप खुद बता दें अगर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, तो मुझे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। फेज कितना आएगा यहाँ पर, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 90। वाई माइनस 90 बिकॉज V लैग्स I बाय 90। तो अगर I का फेज है साइन ओमेगा t,
तो उसका फेज़ हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 एंड वही यहाँ पर मैंने लिखा है। सो वापस से आई तो मुझे पता है, ई फाइंड करना है, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ ई इज इक्वल्स टू दी ई आर प्लस ई सी? नहीं, बिकॉज ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में हमें वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन लेना है तो फेज़र बनाना है। सो फेज़र कैसे बनता है यहाँ पर? सो फेज़र बनता है, नीचे की तरफ आता है हमारा वोल्टेज अक्रॉस सी, इस तरफ आता है मेरा वोल्टेज अक्रॉस या फिर सिंपल वोल्टेज समझो वी आर। ओके, और यही अगर मैं रेजिस्टेंस का बनाऊँ तो इधर आता है एक्स सी और यहाँ पर आ जाता है मेरा रेजिस्टेंस आर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ मिलेगा? सो रिजल्टेंट वोल्टेज समवॉट मुझे यहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड दैट्स इट। समझो ये है मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं की है मैंने? ओके, एक बार देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, सब सही है। स्लाइड्स में देख रहा था कुछ मिस्टेक है क्या? सो दैट्स इट। यहाँ पर पैथागोरस लगा देंगे, ये है मेरी रिजल्टेंट वोल्टेज V। सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, अगेन वही फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर का स्क्वायर। ई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर, ऑफकोर्स का स्क्वायर, और एक्स सी का स्क्वायर। आई का स्क्वायर निकाल दो कॉमन, यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, एंड यहाँ से ई का स्क्वायर ऑफकोर्स हर जगह, एंड ई इज इक्वल्स टू फाइनली क्या मिलेगा? आई टाइम्स रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसी को हम वापस से बोलेंगे जेड। जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैंने लास्ट वीडियो में आगे या पीछे किधर प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। किसी बुक में लिखा है ई इज इक्वल्स टू दी आई जेड एंड डेरिवेशंस की गई हैं, किसी बुक में ई जीरो इज इक्वल्स टू दी आई जीरो जेड लिखा है, तो मैं यही टर्म यहाँ पर लिख रहा था। आप किसी भी वे में फॉलो अप कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर है जो बुक का आप फॉलो कर रहे हो, जो टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो, कुछ मेजर इशू यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। यहाँ पर फाइनल इक्वेशन है ई इज इक्वल्स टू दी आई टाइम्स ऑफ जेड, या ई जीरो इज इक्वल्स टू दी आई जीरो टाइम्स ऑफ जेड, बोथ आर सेम। एंड अगर फेज़र की बात करें अब, तो फेज़र में फिर फ़र्क आ गया है। यहाँ पर फेज़र की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर फ़र्क आ गया है। एक्स सी को मैं एक्चुअली रिजल्टेंट मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, मैंने कहा था ना आपसे कुछ मुझे मिस्टेक फील हो रही है। सो मिस्टेक एक्चुअली ये है, अगर ये है मेरा वी आर तो मैं आई सी को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, वी सी को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, एंड देन ये मेरा रिजल्टेंट बनता है। ओके, ऐसा होता है यूजुअली, एंड इसी को हम कहते हैं फाई। यहाँ पर यही एंगल मेरा 90 आ रहा था, तो मैं सोच रहा था समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, एंड दैट्स इट। ये है मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड सेम अप्लाई होगा यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा एक्स सी, एंड इस तरफ बनेगा मेरा इम्पीडेंस विच इज़ जेड, एंड दैट्स इट। जेड इज इक्वल्स टू दी होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर ये, एंड रिजल्टेंट फेज़र क्या मिला? फेज़र मिलेगा मुझे यहाँ पर एक्स सी, यहाँ पर मेरा आर एक्स एक्सिस के अक्रॉस, यहाँ पर एक्स सी, एंड ये जो है ये है मेरा इम्पीडेंस। अभी इम्पीडेंस में सेपरेट क्या होता है? इम्पीडेंस बेसिकली होता है सम ऑफ, मतलब रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टर प्लस रिएक्टर। समझ रहे हो? इस टर्म को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो दोनों आ गया, तो बिकॉज दोनों आ गया तो अभी मुझे इसी को रिएक्टेंस नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज रेजिस्टेंस इज सेपरेट, रिएक्टेंस इज सेपरेट। तो इम्पीडेंस एक अलग क्वांटिटी बना दी जो रिजल्टेंट है दोनों का, रेजिस्टेंस का भी एंड रिएक्टेंस का भी। इस वजह से उसका नया नाम है। काम तीनों का सेम है, इसी वजह से तीनों को हम कहते हैं ओम्स में ही इनका यूनिट है। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले इनिशियली हमारा फेस एंगल 90 डिग्री था यहाँ पर, राइट? फेस एंगल एकदम 90 डिग्री था, बट अब यहाँ पर एंगल हमारा रिड्यूस होके हो गया है 5 डिग्री रिजल्टेंट का। ओके, यानी कि अब वापस से मैं कह सकता हूँ कि अभी भी V लैक्स I, V अभी भी लैग कर रहा है I से, बट क्या 90 से कर रहा है? नहीं, बाय सम एंगल फाई। एंड सेम फॉर्मूलाज जो पीछे की थी वो भी यहाँ पर आएंगी। tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू दी आर बाय जेड, जेड इज इक्वल्स टू दी होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ओके, एंड दैट्स इट। फाइनल इक्वेशन सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सेम फेज़र अब 3 बार पीछे बना चुके हैं। सो CR सर्किट में भी एक्सपेरिमेंट सेम होता है। यहाँ से ये तीनों कनेक्ट होंगे हमारे सीरीज़ में, ये कनेक्ट होगा पैरेलल में, यहाँ से एक वायर निकलेगी यहाँ से, ये यहाँ से प्लग निकल के जाएगा यहाँ पर। अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे यहाँ से, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी करंट चेंज होगा, इम्पीडेंस चेंज होगा, एंड दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हमें रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी, तो फेज़र बनाऊंगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं
फेज़र मेरा टिल्टेड है, यानी कि 90 डिग्री का गैप नहीं है बट कुछ एंगल पे गैप है। ओके, सो अब रियल लाइफ में फेज़र का यही प्रोसीजर है, सेम एज इट इज़, खाली सर्किट थोड़ा अलग होता है। रेजिस्टेंस के जगह रेजिस्टर बॉक्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर एम मीटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जितना भी डिज़ायर मुझे फेज़र एंगल चाहिए उस हिसाब से मैं सर्किट में मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू लिखी है कि एसी वोल्टेज कितना लगाया है, फ्रीक्वेंसी कितनी लगाई है, राइट, सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ करते भी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब वो सब मैंने रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस वर्सेस इम्पीडेंस वीडियो में सब डिटेल में बताया है। सो टू कंक्लूड, फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ, चाहे एलआर सर्किट हो चाहे सीआर सर्किट हो, डेरिवेशन एंड कहाँ होगी, डेरिवेशन एंड होगी यहाँ पर। ओके, एंड दोनों में जो फेस एंगल था वो अब थोड़ा सा गिर चुका है। आइडियल कैसे था, आइडियल ऐसे था, कैपेसिटर के केस में आइडियल ऐसे था। क्या अब ऐसा फेस एंगल है क्या? नहीं, अब फेस एंगल गिर चुका है नीचे, फेस एंगल गिर चुका है नीचे की तरफ। ओके, एंगल हमारा नीचे की तरफ गिर चुका है दोनों डायग्राम्स में। अगर आप रेजिस्टर का फेजर डायग्राम बना रहे हैं, रेजिस्टर का फेजर डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ आता है आर, यहाँ आता है एक्सएल, यहाँ आता है इम्पीडेंस, तो भी फेजर डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं है अब। या अगर आप वोल्टेज का बना रहे हैं, ओके, वोल्टेज का, तो भी सेम चीज़ें, सेम लॉजिक अप्लाइड है। ओके, तो भी सेम लॉजिक अप्लाइड है, चाहे फेजर डायग्राम आपका रेजिस्टर का हो या आपका फेजर डायग्राम वोल्टेज का हो, सारी चीज़ें सेम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट। अभी एलआर सीआर सर्किट में देखो कुछ खास नहीं था ऐसे, मैं आप लोग बोलें क्या बात है, इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें, आगे चल के मतलब लिस्ट बन जाएगी, 10-10 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, सो वो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, बिकॉज अटेंशन उसके लिए अलग ही मूड चाहिए। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। ये पूरी प्लेलिस्ट है बाय द वे मेरी। ओके, सो यू कैन वॉच दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।